लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे भारत के बैंकिंग सिस्टम की। बैंकों से हर आदमी का किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहता है। कोई ना कोई काम बैंकों से हम सब का पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उससे बैंकों की एक्सेस आम आदमी तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले बैंक कम थे, अब बैंक ज़्यादा हैं। और आज हम बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग फ्रॉड्स, बैंकों की कार्यप्रणाली, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शंकर अग्रवाल जी हैं। शंकर जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। और शंकर अग्रवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, बाय प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक लंबा करियर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पूरे देश में रहा है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही जिम्मेदार और सीनियर पोजीशंस पर काम किया है। आप पंजाब एंड सिंध बैंक के डायरेक्टर रहे हैं, हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड और सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड के भी आप डायरेक्टर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार की जो वैट कमेटी थी उसके आप मेंबर रहे, जो बजट कमेटी थी उसके भी आप मेंबर रहे, और पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का काम काफ़ी कुशलता से काफ़ी लंबे समय तक शंकर जी ने देखा है। शंकर जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकों की। बैंक 1969 से पहले तक बैंकें भारत में कुछ अलग तरह से थी, प्राइवेट बैंक्स थी। और इंदिरा गांधी के समय में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और दो चरणों में हुआ, 1969 में और 1980 में। और कुल मिलाकर 20 सरकारी बैंक बने। आज शंकर जी, जब हम बात करते हैं बैंकों की, तो पहले बैंक का मतलब होता था सरकारी बैंक। आज सरकारी बैंकों की संख्या कम हो गई है और प्राइवेट बैंक्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। क्या सिनेरियो है ये बैंकिंग का? बैंकों का ये रूप कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं हम फिर से प्राइवेट बैंक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, प्राइवेट बैंक की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। और बैंक जितने हैं उतने रहेंगे। उसमें से कंसोलिडेट होकर के अगर कोई सरकार की पॉलिसी आएगी तो मर्जर हो जाएंगे। जैसे पहले 20 बैंकों से 12 पे आ गए, अभी 12 से और कम हो जाएंगे। तो वो तो सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक बैंकों का और बैंकों की कार्यप्रणाली की जहाँ बात करते हैं ना, तो उसमें आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि बैंकिंग सिस्टम मतलब हिंदुस्तान के जनमानस की हार्ट बीट जैसे कह सकते हैं ना, वैसे हो गया है कि भी ऑक्सीजन है, आवश्यकता है। कोई भी काम करेंगे तो आज तो और भी ज़्यादा मोबाइल के ऊपर भी हम दिन में कई बार कोई ना कोई आदमी पेमेंट करता है, पेमेंट आता है और ट्रांसफ़र करता है। ये सारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके कारण से हर एक आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी, मोबाइल बैंकिंग या बैंक के सिस्टम पे निर्भर है। आप ये देखिए, एक इसी सी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान का टोटल बजट, केंद्र सरकार का जो टोटल बजट है वो 50 लाख करोड़ रुपए का है। और बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट और जो बिजनेस है वो 500 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। मैं ये बात कर रहा हूँ केवल आपको नेशनलाइज बैंक की। प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल जो बैंक्स हैं वो, या जो ये और सब्सिडरी बैंक्स हैं, वो अलग है इससे। तो इन सब का अगर मिला लें तो कितना पैसा बनेगा और कितना बिजनेस और करते हैं रात और दिन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये आप ये मान करके चलो, बैंकिंग सिस्टम जो हो गया है वो सिस्टम आज हर एक आदमी की जनमानस की आवश्यकता हो गई है। फिर दूसरा, मोदी जी आने के बाद में एक और हो गया है कि वो जो जन धन वाले खाते खुलवाए उन्होंने, वो लगभग 50 करोड़ रुपए करोड़ खातों से क्रॉस कर गया है। तो वो भी सारा बाहर बैंकों के ऊपर है। आज प्राइवेट बैंक कोई भी ये जन धन खातों में और में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि मुफ्त का काम कोई नहीं करना चाहता। हमारे बैंक के अंदर जब मैं डायरेक्टर था और वो हम बैठते थे और बात करते थे, तो उसके अंदर क्या है कि जो ये जो जन धन योजना के अलावा जो सामान्य जो ST SC के लिए या वीकर सेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, वो सारी गवर्नमेंट की स्कीम केवल जो है नेशनलाइज बैंक की उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइवेट बैंक वाले नहीं करते हैं। प्राइवेट बैंक वालों को दे भी देते हैं टारगेट, तो वो कह देंगे टारगेट हो गया हमारा। तो जैसे एग्रीकल्चर लोन है, इसके अलावा जो कैमल कार्टेज के लोन देते हैं, एग्रीकल्चर, वो जो है किसान को ट्रैक्टर के, वो एग्रीकल्चर में आ गया सारा कुछ। तो वो रिटेल के लिए लोन देते हैं। फिर पर्सनल लोन है आज के, फिर इसमें युवकों को जो स्टार्टअप के लिए लोन देते हैं। ये सारे टारगेट जो है वो कोई पूरा दूसरी बैंक वाला हाथ नहीं डालता है, प्राइवेट बैंक। ये सारी सरकारी बैंकें ही है जो कि इसको एग्जीक्यूट करती है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि वो सारी सरकारी योजनाएं जितनी भी चलती है उसकी मॉनिटरिंग वित्त विभाग
भारत सरकार का जो जो बैंकिंग सेक्रेटरी और बाकी भी फाइनेंस सेक्रेटरी वो बैठ करके उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और सारे जो एमडीज हैं बैंक के और एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बुलवाते हैं और बुलवा के पूछते हैं आपको कितना टारगेट दिया था, इस महीने में कितना टारगेट पूरा हुआ, आप कब तक पूरा कर लोगे, इस महीने में कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो कैसे, मतलब अप्रिसिएशन होता है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट ही चला सकती है, गवर्नमेंट की बैंक ही चला सकती है। आज आप ये कल्पना कर सकते हो 50 करोड़ खाते जो खोले हैं वो सरकारी बैंकों ने खोले हैं, प्राइवेट बैंक हैं कितने हैं उसके अंदर, प्राइवेट बैंक वाले तो ये जो बात आपने बताई इसमें दो सवाल निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जैसा कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं उन पर ध्यान कम देते हैं या वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, और सरकारी बैंक सारे सरकारी योजनाओं से जुड़े और जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को लेकर खाते खोले गए हैं उनको संभालते हैं। आंकड़े भी ये बताते हैं कि जो 70% कारोबार है वो सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के पास है और करीब 22% जो बिजनेस है वो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं। लेकिन ये 70 और 22 का जो फर्क है ये बहुत तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का एनपीए कम है जो कि सरकारी बैंकों का 2.78% है और प्राइवेट बैंकों का लगभग 1.7% आ रहा है जो एनपीए का आंकड़ा बता रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सही है कि प्राइवेट बैंक, और जैसा आपने कहा वीकर सेक्शंस को लोन देने में उनको दिक्कत होती है या एग्रीकल्चर लोन में दिक्कत होती है, तो क्या ये सही है ऐसा करना बैंकों के लिए? इस पर सरकार का फोकस क्या नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट बैंक भी उसी प्रॉम्प्टनेस के साथ आम लोगों को, गरीब लोगों को लोन दे पाएं, या इसके पीछे माइंडसेट क्या है इन प्राइवेट बैंक? नहीं, देखो ये होना चाहिए, पर उनका माइंडसेट बिजनेस है, उनका पैसा कमाना उनका मेजर इशू है। सरकारी बैंकों का जो है वेलफेयर भी एक बड़ा पोर्शन है, कल्याणकारी योजनाओं को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक, जनतन तक पहुंचाना। और से आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारे पास में, आज भी है बैंकों के पास में है, जो कि गवर्नमेंट गारंटी पर निर्भर करती है कि भाई इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है। किसी को 10,000 रुपये का लोन दिया, छोटा मोटा लोन दिया, 20,000 रुपये का दिया, स्टार्टअप लोन दिया, ये दिया, उसमें बैंक की गारंटी है, वो गवर्नमेंट की गारंटी है। तो वो साल भर के अंदर टोटल मिला करके गवर्नमेंट उसका, अगर मान लो एनपीए आता है तो गवर्नमेंट पे करती है उसको। और लेकिन प्राइवेट बैंक वाले इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं ज़्यादा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्राइवेट बैंकों का कोई रोल नहीं है, प्राइवेट बैंकों के भी अपने आप में एक बड़ा रोल है, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। कारोबारी आज की तारीख में प्राइवेट बैंकों में भी जाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है केवल गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैंक का जो नींव और जो जड़ें जो एकदम गहरी जमी हुई है, जैसे मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में डायरेक्टर था, तो वहाँ पर उनकी 1700 ब्रांचेज है आज की तारीख में, तो उसमें से 800 से 900 ब्रांचेज हरियाणा और पंजाब में है, क्यों पंजाब की बैंक बेसिस बैंक है, तो पंजाब वहीं से बना हुआ है। लाहौर में था इनका पहले हेड ऑफिस, फिर वो पार्टीशन हुआ तो फिर यहाँ अमृतसर में आ गया। अमृतसर के बाद में फिर अलग अलग जगह 2-3 बार शिफ्ट हुआ, कि पहले देहरादून में था, फिर दिल्ली में आया, और फिर वो नेशनलाइज हो गया। वैसे ही जैसे पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने बनाया, वो पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक लगभग बराबर से बने हुए हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सरकारी बैंक का एक सोचने का जो तरीका होता है वो बड़ा वाइड है, बहुत तरीका। और प्राइवेट बैंकों का जो तरीका है वो अपने आप में एक बिजनेस करना और पैसा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा सरकारी बैंकें बहुत लंबे टाइम तक लॉस में चली, उसका रीज़न अलग था। नहीं, 2021 में करीब 9% एनपीए था सरकारी बैंकों का, जो अब 2.78 के आसपास। उसमें एनपीए होने की बात तो ये है कि जब जो 2014 के अंदर गवर्नमेंट आई थी मोदी जी की, उस वक्त एनपीए बहुत बड़ा था। तो ये सारा देख करके जब मोदी जी ने रिव्यू किया और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तो उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि भाई कोई भी आदमी, किसी भी मिनिस्टर का फ़ोन नहीं आएगा आपके पास में, एमडी सबको बुला के कह दिया कि भाई किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं करेगा, और जो आपके नॉर्म्स है वो पूरे करके ही आप लोन दोगे, और अदरवाइज मैं सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा या ये कराऊंगा। लेकिन वो सब मतलब कुल मिलाकर के उनको एक नियम कानून पूरा ठीक से पालन करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई आप पूरा नियम पालन, पूरी पुरानी बातें भूल जाओ। तो धीरे धीरे भूलने में जो है, वो जो आदमी काम करता है उसको समय लगता है, तो वो धीरे धीरे ये सब चीज़ें सेट हो गई। अब उसके बाद में क्या है कि आज की तारीख में कोई भी आदमी इस तरह से कोई लोन देता नहीं है कि किसी को 100 करोड़ रुपये दे दिया, इसको 200 करोड़ रुपये दे दिए, 500 करोड़ रुपये दे दिया। जब तक नियम कानून पूरे फॉलोअप नहीं करेगा तब तक लोन नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, उस वक्त क्या है
विंडो ड्रेसिंग का सिस्टम था एक बैंकों अंदर, बैंकिंग कॉन्सेप्ट, बैंकिंग कल्चर में हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं उसको, कि भाई ऊपर से तो बैंक दिखता है कि भाई हमारे इतना प्रॉफिट कमाया, इतना उसकी हमारा फाइनेंशियल हेल्थ तो अच्छी है। फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, लेकिन अंदर से वास्तव में बहुत सारे अकाउंट एनपीए है जिनको एनपीए कंसिडर नहीं करते हैं, किसी न किसी स्कीम में डाल करके उनको एनपीए से बाहर निकाल देते हैं। तो ये चलता था। उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि मुझे तो साफ साफ स्थिति चाहिए, जो डूबत है वो डूबत है, जो एनपीए है जो एनपीए है, जो नहीं पैसा आना है वो नहीं आना है, लेकिन क्लियर कट बताओ। तो धीरे धीरे उन सब की सफाई करते 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 अब आज की तारीख में पोजीशन आ गई कि 1-1.5% के ऊपर आपका एनपीए आ गया है टोटल, और बड़ा कोई फ्रॉड आपको आज की तारीख में नहीं दिखता है। पीएनबी का जो हुआ उसके बाद में और कोई बड़ा फ्रॉड जैसी कोई वैसी बात कुल मिलाकर हम देखें तो 8-10 बड़े फ्रॉड जो कि 2000 करोड़ से ज्यादा के हैं, वो पिछले 10-12 साल में दर्ज किए गए हैं, हुए हैं। तो उसके बाद क्या मैकेनिज्म अपनाया है बैंकों ने? क्योंकि एक बात आपने और कही कि फोन कॉल होते थे, फोन कॉल पर लोन दिए जाते थे। ये क्या होता था? कौन फोन कॉल? फोन कॉल के ऊपर कोई भी मिनिस्टर है, कोई भी और बड़ा मिनिस्टर कहता था भाई लोन दे दीजिए। आज की तारीख में मोदी जी के सामने एनडीए की गवर्नमेंट का कोई भी एक सिंगल आदमी भी लोन के लिए या ओटीएस प्रपोजल के लिए या और के लिए एमडीज को नहीं कहता है। वो ये कहता है कि भाई साहब ये देख लेना, मेरे मिलने वाला है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ज़रा भी कोई दबाव नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं रहता, कोई आदमी प्रेशर में काम नहीं करता है। उसके कारण से जो चीज़ें निकलती है वो हेल्थी चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि जो आदमी एक बैंकिंग के अंदर जो प्राइम पोजीशन में, सुप्रीम पोजीशन में बैठेगा, वो फिर सब चीज़ें बैंक के हेल्थ के हिसाब से और बैंक के हित में जो होगा वो करेगा। दबाव उसके ऊपर कुछ है नहीं आज की तारीख में। तो आज के तारीख में जो नेशनलाइज बैंक है उनको काम करने का एक फ्री एनवायरनमेंट भी मिला है। फ्री एनवायरनमेंट मिला है, लेकिन राजनीतिक दखल तो है किसी न किसी नहीं नहीं, किसी भी रूप में मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दखल है। मैंने आपको कहा ना, वेलफेयर स्कीम्स के लिए है कि भाई ये इतने स्कीम्स, ये एसटी एससी को ये लोन देना है, ये स्कीम पूरी करनी है, ये करनी है। वो दबाव तो निश्चित रूप से रहता है, पर लोन आपको इतना देना है या आपको डिपॉजिट इतनी करनी है या ये करना है, इसका कोई दबाव नहीं है। किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव, बैंकों के ऊपर ये दबाव ज़रूर रहता है। सरकार ये कहती है भाई हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने का काम आपका है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि अब मंत्रियों के फोन पर बैंक दबाव में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे होश हवास में कह सकता हूँ, बिल्कुल दबाव में नहीं है बैंक। पहले होता क्या था? और ये थोड़ा सा बताएं कि एनपीए जो बनता है आम आदमी के हिसाब से, अगर हम सोचें एनपीए बनता कैसे है? देखो क्योंकि एनपीए तो आज भी बन रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन प्रोडक्टिव, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन उसका परफॉर्मिंग निर्माण एसेट्स होती कैसे है। होता है? एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के। आज हमारे पास में हमने किसी को लोन दिया और वो लोन अगर मान लो डिफॉल्टर हो जाता है, यानी साल भर तक 3 महीने 6 महीने उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो एक सिस्टम बना हुआ है अलग अलग टाइप के। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लंबा छूट है, 2 फसल का है भाई, एक फसल के बाद में दूसरी फसल तक है, और इस तरह से ये कुछ सिस्टम बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं। तो वो उस नॉर्म से जो ही बाहर होता है आदमी, तो वो अकाउंट एनपीए ट्रीट कर लेते हैं। उसके हमारे प्रॉपर्टी उसकी एज इट इज़ हमारे पास में है, सिक्योरिटी एज इट इज़ हमारे पास में है, बैंक के पास में है, लेकिन वो सिस्टम के हिसाब से वो एनपी हो जाता है कि भाई उसका पैसा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा है, और इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, और वर्किंग नहीं हो रही है, तो फिर ये एनपीए ट्रीट करते हैं उसको। तो उसको वो कितने साल में तय करते हैं बैंक की, अब ये एनपीए हो गया, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है आने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तो साल भर में, पहले जो साल में लोन देते ही एनपीए हो सकता है, क्योंकि उसका तो एक इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है कि इंस्टॉलमेंट इतने टाइम में आनी चाहिए, इंटरेस्ट सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट हमारे पास बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो 3 इंस्टॉलमेंट का या 6 इंस्टॉलमेंट का सिस्टम है। तो उसमें अगर मान लो 3 इंस्टॉलमेंट या 6 इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं आई, अलग अलग अकाउंट का अलग अलग है, मैंने कहा ना, तो वो नहीं आई तो वो एनपीए हो जाएगा अकाउंट। वो उसको फिर एक प्रोविज़न करके डाल देंगे, कभी हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, उसका 15%, 20%, 50%, अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से वो प्रोविज़न कर देते हैं। तो वो प्रोविज़न कर देते हैं तो वो फिर हमारे जो प्रॉफिट में से कम हो जाता है वो पैसा। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, मान लो 100 रुपये नेट प्रॉफिट आया, उसमें से 20% उन्होंने प्रोविज़न किया, तो हमारा प्रॉफिट 80 रुपये रह गया है। 80 रुपये ही दिखेगा बैंक के अंदर। कहा यह भी जाता है कि एक नई तरकीब अपनाई है बैंकों ने, या सरकार ने अपनाई है, ये भी कहा जा रहा है, ये आरोप है, पता नहीं सच है या झूठ है, कि जो एनपीए होता है उसको कुछ समय के बाद राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ कर दिया यानी उसको खारिज कर दिया,
तो आपका एनपीए अपने आप कम दिखने लगा। ये क्या सच है या नहीं, इसके नहीं, पीछे क्या सच है? बिल्कुल नहीं है। एनपीए तो एनपीए रहेगा एज इट इज। एनपीए में कोई चेंज नहीं होता है। हमने टेक्निकली राइट ऑफ करने का एक प्रोविजन होता है कि बैलेंस शीट के अंदर उसको जो है, जो हम लोन दिखा रहे हैं या ये जो डेट्स दिखा रहे हैं, तो वो उतना कम हो जाता है, लेकिन वो दूसरे अकाउंट में एग्जिस्ट करता है, एज इट इज एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई वो बैंक ने बैलेंस शीट में उठा करके वो रखेगा कहाँ। अल्टीमेटली तो बैलेंस शीट में तो रहेगा ही ना लोन, तो इसलिए वो रहेगा ही रहेगा। उसमें कोई ज़्यादा वो सिस्टम नहीं है कि भाई वो राइट ऑफ करने का मतलब 100% प्रोविजन कर देते हैं हम। 100% प्रोविजन कर दिया तो हमने बैड डेट्स में डाल दिया उसको, लेकिन रिकवरी तो फिर भी होगी। ऐसा थोड़ी है कि 100% राइट ऑफ कर दिया इसका और मतलब उससे एनपीए का फिगर तो कम हो गया ना। एनपीए का फिगर कम नहीं हुआ ना। 100% राइट ऑफ कर दिया तो वो तो फिगर तो रहेगा ही ना एनपीए कि आज की तारीख में हमारे पास टोटल इतना एनपीए है, तो कम नहीं होगा। प्रोविजन करने से मतलब ये है कि हम तो जो विंडो ड्रेसिंग वाली बात कर रहे हैं या जो फिक्टिशियस प्रॉफिट दिखाते हैं, वो प्रॉफिट नहीं होगा। वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कभी इतने रुपए कम हो गया हमारा। वो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, रिकवरी प्रोसेस एज इट इज़ रहेगी, जो लीगल सूट फाइल करना है वो एज इट इज़ रहेगा। आगे बैंक को कोई भी लीगल एक्शन लेना है, क्रिमिनल एक्शन लेना है, वो सब कुछ रहेगा। उसमें किसी के पास में भी किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। हाँ, ओटीएस का प्रपोजल ज़रूर होता है कि कभी मान लो कोई आदमी तकलीफ में आ गया और बैंक के पास में आया और उसने कहा था मेरा इतना रुपया का लोन मैंने लिया था और मेरी पोजीशन ये है, और फिर तो बैंक का एक नॉर्म्स बना हुआ है, कभी उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। सपोज करो एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसकी प्रॉपर्टी, वो आता है कि साहब मेरी अब पे करने की पैसे कैपेसिटी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ रुपए है, तो बैंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की कीमत है तो 4 करोड़ रुपए बेच करके उसको 2 करोड़ रुपए वसूल कर लेगा। लेकिन 2 करोड़ रुपए की अगर मान लो आपने उसको डेट दी है और लोन दिया है और उसको प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए रह गई है या 1.5 करोड़ रुपए रह गई है, तो फिर बैंक छोटा मोटा उस पर कंसिडर करता है। वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए तो है इसके लिए नहीं है, वो सबके लिए ही जनरल स्कीम होती है। और वैसे भी बैंक छोटे छोटे लोन 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 के ऐसे आते हैं, उनको एक साल में एक स्कीम निकालता है कि भाई इतने रुपए आप दे दो तो हम खत्म करें इसको, ताकि हमारे भी एक सेटलमेंट तो हमारे भी एक सिस्टम में थोड़ा सा उसको खत्म हो जाए भाई। तो इसलिए कोई किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन है और किसी के लिए नहीं है, ये नहीं है। वो तो बैंक के सिस्टम में सारा का सारा सबके लिए लागू है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो आम आदमी खासकर सरकारी बैंकों में जाता है, प्राइवेट बैंक की तरफ लोग इसीलिए थोड़े से अट्रैक्ट हुए क्योंकि वहाँ थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, आपको अटेंड ठीक से किया जाता है। इस सब के लिए सरकारी बैंकों की ने क्या सोचा क्या है कि वो अपना मार्केटिंग कैसे ठीक करें, अपना पब्लिक रिलेशन बिल्डिंग कैसे ठीक करें? कोई इस पर एक्सरसाइज हुई? देखिए, आप एक बात बताता हूँ मैं, पहले की जो बातें हैं वो छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे बैंकों में भी तो आपने देखा होगा सारी कंप्यूटराइजेशन हुआ है, सारा मोबाइल बैंकिंग चालू हुआ है। सब सारी बैंकें हैं जितने, वो सब सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट तो है ही है। तो उसमें एटीएम भी चालू हुआ है, ये सारी बातें हुई है। पर्सनल जा कर के डोर टू बैंकिंग बोलते हैं उसको, तो वो घर घर जा कर के भी बैंकिंग करते हैं कि भाई आपका खाता खोलना है, ये करना है। तो सरकारी बैंकों के पास में भी एक बहुत बड़ी सारी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन आप उनका और हमारा बिजनेस देखोगे, प्राइवेट बैंकों का और उनका बिजनेस देखोगे, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो वॉल्यूम का फर्क तो इसलिए है कि सरकारी बिजनेस उनके पास है, सारे सैलरी अकाउंट्स, पेंशन अकाउंट सब सरकारी। मैं अपना आपको एक उदाहरण बताऊं शंकर जी, एसबीआई में मेरा एक काम पड़ा, मुझे अपना एक आधार कार्ड की कॉपी देनी थी। बहुत छोटा सा काम था, मेरे पास कुछ आधार कार्ड की फोटोकॉपीज कुछ साल पहले की रखी हुई थी, मैं उनमें से एक निकाल के ले गया कि अब दोबारा कहाँ फोटोकॉपी करवाएंगे। बैंक में जो एग्जीक्यूटिव थी, जो भी उनकी कर्मचारी थी, उसने इतनी अभद्रता से मुझसे बात की। उसने कहा कि ये क्या 10 साल पुराना कागज उठा लाए हो, ऐसे होता है क्या? जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी थी। मेरा लेसन ये था कि मैंने उसी समय एसबीआई से अपना अकाउंट बंद करवाया और मैंने हालांकि दूसरे सरकारी बैंक में ही खुलवाया, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आम कस्टमर को होते हैं इस बारे में बैंकों का, क्योंकि आप टॉप मैनेजमेंट में रहे हैं, एक बड़े नेशनलाइज्ड बैंक के आप सब शीर्ष प्रबंधन में रहे हैं, तो इस बारे में क्या कभी विचार होता है बोर्ड? सभी तरह का विचार, हालांकि ये बहुत छोटी सी घटना है। नहीं, सभी तरह का विचार होता है। लेकिन आप एक बात और भी देखें, वहाँ जो कर्मचारी बैठा है वो मेरा कोई भाई होगा, बहन होगा, कोई कुछ और होगा। हाँ, निकले हुए तो सब समाज से ही हैं लोग, सारे समाज से ही निकले हुए, चाहे प्राइवेट बैंक में जाए या सरकारी बैंक में जाए। आप ये देखो, आज अपन जो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आज अपन जयपुर में बैठे हैं तो एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो एक जो डॉक्टर है वो सुबह से लेकर के और जो उसका ओपीडी का टाइम है उसमें 200 से 300 पेशेंट देखता है। उसकी कैपेसिटी 50 पेशेंट देखने की है पर वो 200-250 पेशेंट देखता है।
200-250 पेशेंट देखेगा तो उसमें से कितनी क्वालिटी, निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्वालिटी में फ़र्क आएगा देखने में, या उसको असेसमेंट करने में, या उसको डायग्नोस करने में उतना परफेक्शन नहीं आएगा जितना कि प्राइवेट में आएगा। प्राइवेट में जाएगा तो पैसा तो लगेगा, लेकिन वो परफेक्शन आएगा उसमें, और वो जो डॉक्टर होगा ठीक से देखेगा, ये करेगा तो, और उसका जो डायग्नोसिस भी सही होगा। अब सरकारी में डायग्नोसिस सही हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी में डायग्नोसिस गलत हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स को डील करने की जो बात है वो दिक्कत आती है। तो इसलिए आज वहाँ सरकारी बैंकों के अंदर कितने लोग आते हैं, और तो इसलिए कर्मचारी को दोष देवे केवल मात्र कि भाई साहब ये कर्मचारी डील ठीक नहीं कर रहा है, वो सुबह से कितने लोगों को डील कर चुका है। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है और ये जो दूसरी इसके ऊपर बात होती है, वर्क एनवायरनमेंट बात होती है, उसके ऊपर भी बात होती है। आज हम देख रहे हैं कि जो पीओ बनते हैं नए बच्चे, उसमें से ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है, लोग नौकरी लगने के बाद छोड़ जाते हैं। एक समय में बैंक की नौकरी, सरकारी बैंक की नौकरी बड़ी सम्मानित, लेकिन वो तो प्राइवेट में भी बहुत छोड़ते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो युवा हो गया है वो क्या है कि बेटरमेंट के लिए दौड़ता है, कहीं ना कहीं उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो तुरंत भाग करके कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए वो उसके कारण से, उसके इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आया तो इसलिए छोड़ दी या और छोड़ दी। सरकारी बैंकों में भी आने के लिए बहुत लोग ललायित रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रहते हैं, पर फिर भी अगर मान लो प्राइवेट में अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों का अगर आप आंकड़ा निकालोगे कभी यहाँ पर ड्रॉप आउट कितना हुआ, यहाँ पर ड्रॉप आउट कितना हुआ, तो आपको, मैं आपको अभी दावे से कह सकता हूँ, आपको सर्च कर लें, प्राइवेट में ज़्यादा होगा। वो इसलिए भी है ना कि उनको टारगेट दे दिए गए हैं। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ ना मैं, तो स्ट्रेस वहाँ ज़्यादा है बैंक में, यहाँ स्ट्रेस कम है, लेकिन यहाँ तो केवल पब्लिक डीलिंग का जो एक स्ट्रेस है वो तो रहता ही रहता है, क्योंकि पब्लिक में यहाँ बहुत ज़्यादा है अकाउंट और वहाँ बहुत कम अकाउंट है। इतना फ़र्क आएगा ही आएगा आपके पास में। और फिर मैंने तो आपको कहा ना, कोई भी आदमी अगर मान लो किसी भी बैंक में, प्राइवेट में करता हो या सरकारी नौकरी करता हो, सरकारी बैंक में काम करता हो, वो कोई ऊपर से भगवान का टपका हुआ तो है, इसी सोसाइटी है तो हमारी सोसाइटी में से ही गए हुए लोग हैं। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, उसमें से बेईमानी करने वाले भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। तो ये सब तरह के लोग हैं, वो प्राइवेट में भी जाते हैं, सरकारी बैंकों में भी जाते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ क्वालिटी कहीं अच्छी कहीं बुरी, ये अपने को देखने को मिलेगी। तो ये तो हम इनके व्यवहार की बात कर रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड और है बैंकों में, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बैंक साथ में, बैंकिंग के साथ बेचने, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है। ये सब क्या बैंकिंग का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, बैंकिंग का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो एक अलग विषय है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में वो ग्राहक को, कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए है। जैसे मान लो आपको इंश्योरेंस कराना ही है, जैसे आपने खाता खोला, आपको इंश्योरेंस कराना ही कराना है कि भाई मैंने यार मान लो एक व्हीकल लिया है तो व्हीकल का इंश्योरेंस आपको लेना ही है, तो बैंक कहता है हमारे यहाँ से ले लो। तो वो जो भी बैंक के अंदर उन्होंने जो जिसको एनरोल्ड कर रखा है उससे ले लेते हैं। इसी तरह से आपने मान लो कोई और मकान लिया है या कुछ और लिया, नया मकान लिया, उसका इंश्योरेंस कराना है आपको, तो वो वहाँ से करवा लेते हैं। तो वो ग्राहक को फैसिलिटेट करने के लिए है, बिजनेस का पार्ट नहीं है हमारा। हम इसको ये नहीं मानते हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये ठीक है, उसमें से कुछ पैसा बैंक को आता है, ऐसा भी नहीं है। और उसके लिए प्रेशर तो कस्टमर पर डाला है। नहीं, प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है। जैसे मान लो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि मेरी गाड़ी की जो है क्या नाम इंश्योरेंस खत्म हो गया है, तो तुरंत हम ये कहेंगे कि साहब आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है इतनी तारीख को, तो उनका साहब कर दो। तो हम बैंक के अंदर सीधा बैंक के अंदर नाम लिख देंगे और उसका इंश्योरेंस हो जाएगा और उस इंश्योरेंस की कॉपी भेज देंगे। तो उसको तो उल्टा फैसिलिटेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत ज़्यादा उसके लिए ऊपर दबाव दे रहे हैं कि आप इतना इंश्योरेंस कराओ, या आप ही हमारे कस्टमर है तो हमारे 4 लोगों को लेके आओ। बाहर वालों को किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के लिए ही एक फैसिलिटी है कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उसके कारण से इंश्योरेंस हो जाता है। नहीं, आपको नहीं लग रहा बैंक बहुत ज़्यादा अर्बन जो पॉपुलेशन है उसको सेंटर में रख के अपने काम कर रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी, करीब 70% आबादी गाँवों में है। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने जो रूरल कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप एक सर्वे कर ले, रूरल एरियाज़ के अंदर आज की तारीख में भी ब्रांचेज बहुत अधिक है सरकारी बैंकों की, और प्राइवेट जो है क्या नाम ये अर्बन एरियाज़ में कम है। रूरल एरियाज़ में बहुत ब्रांचेज हैं। इसलिए रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है कभी, अगर आप दोनों का परसेंटेज निकालेंगे, मेरे पास फिगर नहीं है, पर परसेंटेज निकालेंगे तो रूरल की परसेंटेज ज़्यादा आएगी। ये ना 60-40 का रेशो रहेगा, 60% आपका रूरल में रहेगा, 40% अर्बन में रहेगा। मैं तो एक अंदाजे से कह रहा हूँ, मतलब मेरा मोटा मोटा ये कहना है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कभी रूरल के अंदर ब्रांचेज नहीं है। आज आप किसी भी बैंक में, गांव में चले जाओ अपनी, कहीं न कहीं ना आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ये ना सब जगह ये कुछ न कुछ लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको। कहीं ग्रामीण बैंक के नाम
और ग्रामीण बैंक के भी ये जो एक बैंकिंग सिस्टम है कि ग्रामीण बैंक का, ये क्या है? इसका पूरी थ्योरी क्या है? जैसे हर बैंक ने अपना एक ग्रामीण बैंक का सिस्टम अलग बना रखा है, ये कैसे ऑपरेट होता है? ग्रामीण बैंक की अपनी कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग बैंकों की। जैसे मैं केरल गया अभी, तो केरल में, वहाँ केरल में अलग बैंक है। हाँ। तो वहाँ पर केरल में आप भी गए हो, केरल में वो रहे हो, तो केरला बैंक ऑफ केरला जो कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसकी ब्रांचेज वहाँ ज़्यादा है। वो लेकिन सब वो जगह देखिए, वो जो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो जो कोऑपरेटिव बैंक है भले ही, लेकिन वो इतना कॉरपोरेट तरीके से ऑपरेटेड है, लगता ही नहीं है कि ये कोऑपरेटिव बैंक होगा, वो कमर्शियल बैंक लगते हैं उनके बताया मेरे branches। को वहाँ के कर्मचारी जब मैं था वहाँ पर, बताया उन्होंने कि साहब ये इन्हीं बैंक पर ज़्यादा विश्वास है यहाँ के लोगों का, दूसरी बैंकों पर विश्वास नहीं है। तो वो तो एक एरिया वाइज या फर्क हो सकता है कि कहीं उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, दूसरी बैंकों पर, नेशनलाइज बैंकों पर ज़्यादा विश्वास नहीं है उनका, तो नहीं है। लेकिन अब सरकारी कर्मचारी है वहाँ, तो उनको तो एसबीआई या जो भी बैंक शेड्यूल कर रखा है उसी के अंदर जाना पड़ेगा, और उसी के में अकाउंट ऑपरेट करना पड़ेगा, और उसी में उनकी सैलरी आएगी तो उसमें से निकालना, ये करना पड़ेगा। लेकिन जो रूरल बैंक जो वहाँ का बना हुआ है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, केरल कोऑपरेटिव बैंक जो भी नाम है उसका, तो वो उसके ऊपर लोगों का ज़्यादा भरोसा है, बाकी बैंकों के ऊपर कम भरोसा है। तो ये अपना तो ये काम करके उन्होंने अर्जित किया है, तो इसलिए उनके लिए बधाई है, उनको उसमें कोई बात नहीं है, जो भी कोई करे तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इनका कंसेप्ट क्या है? जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक मरुधरा ग्रामीण बैंक था, तो ऐसा है कि इनमें कुछ बैंकों difference- का क्या है, कभी लीड बैंक बता देते हैं, हाँ, कभी लीड बैंक। लीड बैंक कर देते हैं। भाई इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम रूरल एरियाज में ब्रांचेज खूब खोलेंगे, और रूरल एरियाज के बिजनेस को कैप्चर करेंगे, उसको रूरल एरियाज में काफ़ी ब्रांचेज खोलते हैं, तो उसको लीड बैंक बोलते हैं कि सब हमारे यहाँ का लीड बैंक ये है। लीड बैंक का मतलब ये है कि जितनी टोटल दूसरी बैंकें खुली हुई है उनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी है, तो वो हमारा यहाँ का लीड बैंक हो गया। तो इसलिए वो करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनपीए में क्या डिफरेंस है? मतलब शहरी बैंकों में और ग्रामीण में ऐसा कुछ देखा नहीं गया नहीं है नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। एनपीए के रूल सबके लिए बराबर है, चाहे शहरी बैंक हो चाहे ग्रामीण बैंक हो। मैंने कहा ना, स्कीम्स के हिसाब से अलग अलग है। जैसे एग्रीकल्चर करके एनपीए के रूल्स कुछ अलग है, रिटेल बिजनेस में कुछ अलग है, बड़े बिजनेस के लिए कुछ अलग है, पर्सनल लोन के लिए अलग है। वो एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई इतने पीरियड के अंदर आपकी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई या इंटरेस्ट नहीं आया तो वो हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। और इसी तरह से एग्रीकल्चर अगर एक फसल से दूसरी फसल का है, दूसरी फसल से पहले अगर उनका लोन नहीं आना चाहिए, तो वो 6 महीने की है तो 6 महीने की है, कभी कभी 3 महीने की है। तो इस तरह से अलग अलग है। जैसे केरल में मान लो नारियल ज़्यादा होता है, वो 3 महीने में होता है मान लो, तो 3 महीने एक फसल का, 3 महीने के बाद में एनपीए हो जाएगा अगर आप पैसे जमा नहीं कराओगे तो। यहाँ पर अपने यहाँ पर मान लो राजस्थान में देखेंगे तो गेहूँ की फसल एक ही बार होती है, तो फिर वो 6 महीने के लिए जाता है कि भाई 6 महीने के बाद में फिर आप दूसरी फसल बोओगे। मान लो कोई आपके ये कपास है, या मान लो और है, नरमा है, इस तरह की बातें भी वो फसल चालू हो जाएगी। तो उस एक फसल पूरी होते ही आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इस कर्ज ना चुकाने वाले व्यापारी ज़्यादा होते हैं या किसान ज़्यादा होते हैं, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो अपने पर्पस से लोन लेते हैं, या छोटे ट्रेडर्स लोन लेते हैं? ज़्यादा परसेंटेज किसका आता है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो व्यापारी है वो तो पैसा देता है, मेरा मानना है ये। वो तो कोई तकलीफ आ जाती है किसी इंडस्ट्रीज में या कोई बिजनेस में, बिजनेस खोला ये इसी के कारण से, तो और किसान की अपनी अलग समस्याएं हैं कि बेचारा कभी कोई मान लो बरसात आ गई, ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई, ये हो गया, तो इसलिए उसके अंदर दिक्कत आती है उसको। तो इसलिए हर एक बिजनेस के अंदर मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई लोन लेता है वो केवल बेईमानी करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए लोन देता है, या लेते वक्त कि कभी मेरे को तो पैसा देना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी चाहता है ईमानदारी से लोन लेवे और ईमानदारी से पैसा भुगतान करें। लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है किसी किसी में। अब इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है, उसके अंदर समस्याएं ज़्यादा आती है, क्योंकि उसके अंदर क्लेमिटीज और ये जो नेचुरल क्लेमिटीज ये बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत सारे, कभी ओले पड़ गए, कभी हवा तेज चल गई, कभी कुछ हो गया, कभी फिर फसल के को कीड़ा लग गया, ये मतलब ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। फिर कोई नकली दवाइयाँ आ गई तो उसके कारण से कीड़े मरे नहीं, ये फसल बिकी नहीं फसल, या फिर फसल कट करके तैयार हो गई, ऊपर से बरसात पड़ गई तो फसल बिक गई। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर ये समस्याएं थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन वो स्वाभाविक समस्याएं हैं। वो इसलिए ये कहें कि साहब किसान बेईमान है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। किसान बेचारा ईमानदारी से पेमेंट देना चाहता है, पर वो कभी कभी ये जो स्वाभाविक रूप से मौसम की ये बीमार ये पड़ती है, उसका जो फर्क आता है वो आता ही आता है। तो आपका तो इतना लंबा करियर है, वो आर्थिक जगत में वित्त से संबंधित सभी चीज़ें आपने नज़दीक से देखी हैं।
और करीब 4 दशक से आप लगातार ये काम, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, समय का, राजनीतिक परिवर्तन का, बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ा है? देखिए, आपने एक बात देखी होगी कि आप जब अपन बैंक के अंदर एक चेक लेकर के जाते थे, कभी ये 500 रुपये निकलवाने हैं या 1000 रुपये निकलवाने हैं या 1 लाख रुपये निकलवाने हैं, सबके लिए समय तो बराबर ही लगता था। और एक चेक लेके जाते थे, सबसे पहले वो काउंटर पे देते थे, वो काउंटर के ऊपर नीचे पीछे चेक के अंदर टोकन लिख करके आपको एक टोकन दे देता था। फिर अपन बैठ जाते थे, इंतजार करते थे, फिर वो टोकन से लेकर के दूसरे को देता था, दूसरा वो टेलर सिस्टम। हाँ, फिर वो बैठ करके उस पर चढ़ाता था और लेज़र निकाल करके उसमें देखता था कि भाई इसका अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं। फिर वो दे करके और उसके बाद में फिर वो एक टोकन बुक में चढ़ा करके पीछे ऑफिसर को भेजता था, ऑफिसर पीछे आपके साइन मिलाता था, मिला करके और फिर ये सारा चेक पास करके उसको वापस देता था। फिर वो वापस फिर काउंटर कैशियर के पास जाता था। ये ना 5-6 लोगों को की एक चेन थी जिसके अंदर से आपका चेक निकल करके कैशियर पर आता था, कैश काउंटर पे आता था और फिर वो टोकन नंबर बोलता था और आप जा कर के चाहे आपके 500 रुपये है चाहे 50,000 रुपये है, वो इस सिस्टम से ही मिलता था आपको। आज वो चीज़ें कहाँ हैं? आज तो आप किसी एक सिंगल काउंटर पे जाओ तो एक ही काउंटर के ऊपर वो आपका काउंटर वो चेक कर लेगा, बैलेंस भी और आपका सिग्नेचर भी सब चेक करके उसी काउंटर पे दे देगा। तो इसलिए परिवर्तन तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। आज की तारीख में जैसे मान लो पहले बिजली का, पानी का बिल का चेक काट के देते थे, फिर लड़का जाता था, फिर वो लाइन में लग करके और वो बड़ी मुश्किल से वो रसीद पूरे दिन का प्रोसेस होता था। पूरे दिन का प्रोसेस है। तो आज ऑफिस में बैठे बैठे मैं अभी आया हूँ तो कम से कम 8-10 पेमेंट करके आया हूँ। तो इसलिए ये सिस्टम तो बदला ही है ना, इसलिए इसमें इस तरह कोई बात नहीं है। तो परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन समय का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी परिवर्तन किया है तो उसके लिए कोई बहुत बधाई के पात्र है। वो तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो जो बढ़ती जा रही है या टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है। हो सकता है आज अपन बात कर रहे हैं, साल भर 2 साल भर बात करेंगे तो AI के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या फैसिलिटेट होंगी बैंकें, तो ये सब भी चीज़ें आएंगी उसमें, इसमें चलता रहेगा। जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, AI की बात की, AI तो अब उसको कोई नहीं रोक सकता। वो हर सेक्टर में AI का प्रवेश होगा और उसके साथ चलने की हमको आदत डालनी चाहिए। लेकिन क्या बैंक इसके लिए तैयार हैं? बैंकों ने कम से कम 1.5 साल पहले ये काम चालू कर दिया। जो ये टेक्नोलॉजी आई थी उसके बाद में अनेकों कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं भी हैदराबाद गया था, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया था। उसके बाद में एक जगह और भी थी, 2 जगह अटेंड करके आए थे। तो ये AI टेक्नोलॉजी तो बैंक खुद ही उस पर अपने अपने कर्मचारियों को भी वो प्रशिक्षित कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी जगह जगह जा करके ये कर रहे हैं। तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। और वो ट्रेनिंग भी ऐसे लड़कों को दे रहे हैं, नए नए लोगों को भी, पुराने मान लो 1-2 साल में रिटायर ही हो जाएंगे तो उनको टेक्नोलॉजी करके। तो इस तरह सारे वो एक सिस्टम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे डेवलप होगा एक सिस्टम के अंदर। तो लेकिन ये बैंकें कोई भी पीछे नहीं रहेगी इसमें। टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी आएगी उसको अडॉप्ट करेंगे और किसी भी सूरत के अंदर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि साहब ये तो बैंक बहुत पीछे रह गया, ये बैंक बहुत आगे आ गया। सरकारी बैंक भी उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से प्राइवेट बैंक। और जो टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरे हैं उनके बारे में? अब खतरे तो देखो साइबर फ्रॉड, देखो फोन कॉल्स पे फ्रॉड। मैं तो एक बहुत साधारण सी बात कहता हूँ अनुराग जी, जहाँ पर गुड़ होगा वहाँ मक्खी बैठेगी, जहाँ पर पैसा होगा वहाँ फ्रॉड होगा ही होगा। अभी जैसे ये राम मंदिर वाला इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसा SBI वालों ने कर लिया, इन्होंने कर लिया, इन्होंने कर लिया। कुल मिलाकर के जहाँ पर पैसा आएगा वहाँ पर निश्चित रूप से किसी न किसी का मन बेईमान होगा ही होगा। अब उसके अंदर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है या जो देखने वाले व्यक्ति है, उन्होंने अगर मॉनिटरिंग ज़रा भी लूज़ करी है तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। और नहीं है तो ठीक है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा विषय से हटकर है, लेकिन क्या राम मंदिर में क्या लगता है आपको, जब इसमें SBI भी शामिल थी तो ये हो कैसे गया? नहीं, देखिए आप एक बात बताओ मेरे को, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि भाई मैनेजमेंट एक पार्ट है, कर्मचारी एक पार्ट है, और बैंक भी कर्मचारी SBI ही रखती है उनको, कर्मचारियों काउंटिंग वाले या ये करने वाले। तो अब बैंक के ही लोग थे जो गिनते थे। हाँ, बैंक के लोग थे प्लस ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट पे लोग ही, लेकिन वो उन बैंक ही उनको रिक्रूट करती है, उनको भी बैंक ही रखती है। तो अब क्या है कि आप अपने घर में एक नौकर रखो, 2 नौकर रख रखे हैं आपने अपने घर में, और नौकर रख रखे हैं और बहुत ईमानदारी से 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं ठीक ठाक, और फिर कोई एकदम से कोई चोरी करके भग जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं या उस नौकर जिम्मेदार है? आज मान लो मैनेजमेंट ने
50 लोगों को रखा या 100 लोगों को रखा या 200 लोगों को वहाँ पर काम के लिए रखना, काम के लिए आदमी तो रखना ही पड़ेगा, रखा। और रखने के बाद में उसमें से 2 4 5 10 15 20 लोग बेईमान निकल गए, बेईमानी करी, बाकी सभी लोगों ने तो नहीं करी। 10 लोग 12 लोग 15 लोग, इससे ज़्यादा नहीं है, 8 लोग रिटेंड हो गए, बाकी और हो जाएंगे धीरे धीरे जो भी है। तो उसके कारण से ये कहूँ सारा सिस्टम ही बेकार है, सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। सारा सिस्टम परफेक्ट है, फाइन है, 1-8% कहीं लीकेज हुई है, उसको ठीक करने का प्रबंध कर पर दिया। इतनी निगरानी के बीच ये हो सकता था क्या? नहीं होने में समझे नहीं आप, ये क्या है कि जो चोरी करना है ना जिस आदमी को, उसको तो 24 घंटे वही टारगेट रहता है कि मुझे चोरी करनी है। आप 1 मिनट के लिए भी बनिए की दुकान के अंदर 1 मिनट के लिए भी वो पेशाब करने जाएगा, इतने में 100 रुपये उठा करके अपनी जेब में डाल लेगा, कि उसको तो टारगेट है उसका 24 घंटे का, उसकी तो आँख ही इस पे लगी हुई है। लेकिन जो आदमी मॉनिटर करता है उसको और 10 काम भी करने होते हैं, तो वो मॉनिटर करते वक्त थोड़ी बहुत भी आँख झपकेगा, इतने में उसको चोरी कर पर यहाँ तो खुद SBI मॉनिटरिंग में है। अब देखो ये एक अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। SIT भी चल रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है अलग अलग, तो उस पर क्या रिपोर्ट फाइनल आएगी उसके बाद में बात करना ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो राम मंदिर वाले मामले के इस ये जो एपिसोड हुआ इसके बाद ही पता चला कि बैंक के अधिकृत कर्मचारी भी काउंटिंग में शामिल होते हैं। तो ये तो भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, राजस्थान में जहाँ करोड़ों का चढ़ावा आता है, तो क्या हर जगह बैंक के कर्मचारी रहते हैं या ये कौन तय करता है? इसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है कि बैंक के कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है ना कि वो पैसा अल्टीमेटली बैंक में जाना है, तो बैंक वहीं काउंटिंग कर लेता है, पहले वो काउंटिंग करें फिर डबल दूसरी जगह जा करके बैंक काउंटिंग करे। इससे अच्छा होता है कि वहीं पर मशीनें लगी हुई है, वो मशीन से काउंटिंग कर लेते हैं और करके और उसमें बक्से में रख देते हैं और उसके बाद में वो पैक कर देते हैं। तो इसलिए ये तो मान करके चलो काउंटिंग का सिस्टम तो हर जगह पर बैंक के लोग इन्वॉल्व होते ही होते हैं। अब उसमें कहीं कहीं किसी से चूक हुई है या इंटेंशनली फ्रॉड हुआ है या अनजाने में हुआ है, वो एक इन्वेस्टिगेशन। पर आपको लगता है ये जैसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, आपको लगता है इतना बड़ा वॉल्यूम? नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं लगता, ये मैं आपको मुझे भी नहीं लगता कि इतना बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, छोटा मोटा बेईमानी कर ली उसने और उसको तो ठीक कर लिया, उसको समाज का पैसा है और मतलब कहीं कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। कभी गड़बड़ हुई है तो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। आस्था का मामला, आस्था का मामला वो तो एक जोड़ने की बात है, आस्था का मामला है ये। आपने 100 रुपये किसी को दान किया तो किया, उसके बाद में आपका काहे का लेना देना है उसमें भी, ठीक है उस ट्रस्ट में लग रहा है पैसा। और वो तो कह रहे हैं ना हमको रसीद भी नहीं दी। और नहीं ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें रजिस्टर में नोटेड है, रसीद कटी हुई है। कोई आदमी वहाँ पर क्या होता है, जितने लोग आते हैं ना इतने जल्दी में होते हैं, क्योंकि रसीद काटने में उसको टाइम लगता है। टाइम लगता है मतलब वो कोई काउंटर पे तो रसीद देगा नहीं, वो जाकर के पहले तो ट्रस्ट में जमा कराएगा, फिर उसको देखेंगे चीज़ को, उसके बाद में उसकी रसीद काटेंगे। उतनी देर की फुर्सत किसी भी भक्त को वहाँ होती नहीं है, कोई देने आया तो दे देता है वो, इसलिए रसीद नहीं दी ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें नोट करके रजिस्टर में रसीदें काट के रखी हुई है। अब कोई ले जाए तो रसीद ले जाए, नहीं ले जाए नहीं ले गया। तो आप तो पॉलिटिकल, ये थोड़ा हमारा बैंकिंग से अलग हो गया विषय, आप तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। आपने जो आंकड़ों की, आप हर चुनाव के बाद आप एक किताब प्रकाशित करते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ भी करती हैं डेटा के लिए और दूसरी जानकारियों के लिए। तो आपको क्या लगता है इस मैटर का कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चाहे कितना ही हल्ला कर ले। एक धर्म का विषय है। आज ये सारा कुछ होने के बाद में भी वहाँ पता करो, देखें कितने लोग आ रहे हैं या कितने लोग जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात होती, धर्म और जनमानस की आस्था का को ठेस पहुँचती, तो वहाँ पर लोग जाते क्यों? आज भी वही लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ पर, आज भी वही चढ़ावा आ रहा है वहाँ पर, गिनती प्रॉपर हो रही है। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो भगवान के प्रति आस्था है, किसी एक व्यक्ति के प्रति आस्था या एक व्यक्ति के प्रति अनास्था थोड़ी है कि भाई ये आदमी काम कर रहा था तो ये बेईमान है इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है, वहाँ तो भगवान के प्रति आस्था है, इसलिए वो आस्था का कोई किसी तरह। आपको नहीं लगता कि जैसे जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी ट्रस्ट बना हुआ है, उसी तर्ज पर सरकार को टेक ओवर करके इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए, जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है या जहाँ लोगों की संख्या ज़्यादा जुड़ी हुई है? तो सरकार का कंट्रोल तो है ही है कि ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बनाना, ये करना वो करना, पूरी उसको ज़मीन लेना, ये करना, एक्वायर करना, ये सारा काम तो सरकार ने किया ही है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना ये नहीं है कभी कोई प्राइवेट आदमी कोई गड़बड़ करता है और जो सरकारी नियंत्रण में है वहाँ भी कोई बेईमानी हो रही है, तो किसको पता है? पकड़े जाए जो चोर है, बाकी सब सामने आने के बाद ही पता चलता है। तो इसलिए वहाँ भी कोई बेईमानी हो रही है तो अपने को किसको पता लगता है? तो इसलिए ये तो आज अनेकों संत है जिनके ऊपर कहीं किसी बलात्कार के आरोप लगे, किसी के ऊपर कुछ के आरोप लगे और कुछ पे नहीं लगे हैं, तो वो अभी ईमानदार है। थोड़ा देखने में अजीब लगता है ना, संत कोषाध्यक्ष बने हुए हैं,
संतों की पदवियां इस तरह की हो गई जिनको काम अपना भगवान के भजन में लगाना चाहिए, वो कोई वो पोस्ट में लगा पूरी हुआ। आस्था से काम करते हैं, ऐसा नहीं है। जो आप जिनकी बात कर रहे हो कोषाध्यक्ष की, वो पूरी आस्था से काम करते हैं। और जब किसी की आस्था जुड़ती है तो फिर वो ईमानदारी से काम भी करता है। अगर किसी की आस्था नहीं जुड़ी है, कि सिंपल कर्मचारी है, तो सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 5 बजे तक चला जाएगा, तनख्वाह लेगा। और फिर तनख्वाह लेगा और चले जाएगा। या जो ड्यूटी टाइम है वो ड्यूटी टाइम करेगा और चला जाएगा। इसलिए उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए, वो आस्था का विषय है। तो आस्था का विषय रहेगा तो आस्था से ही काम करेगा कोई आदमी। हम लोग अपना जो मूल विषय था बैंकिंग का, आप उस पर वापस लौटते हैं कि बैंकों का आपको क्या लगता है कि पूरे देश की इकोनॉमी में, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि बैंक ने कोई पैसा, जो खासकर अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें, उन्होंने जो भी अपना प्रॉफिट कमाया वो सरकार को दे दिया। तो एक तरह से वो सरकार का एक विभाग है और सरकार के लिए वो अर्निंग कर रहा है अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से। तो ये बैंकों की जो भूमिका है, अब जो बढ़ता कॉरपोरेटीकरण हो रहा है पूरे पूरे व्यापार का, पूरे पूरे देश में कॉरपोरेट कल्चर बढ़ रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कंट्री की इकोनॉमी में अब बैंकों का रोल बढ़ने वाला है या कम होने वाला बैंकों का रोल डे टू है? डे इकोनॉमी में, लाइफ में तो रहेगा। इकोनॉमी में डे टू डे बैंकों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आपने कहा ना कि भाई सरकार को पैसा कमा करके दे रहे हैं, तो सरकार भी तो बिजनेस है ना, सरकार ने भी तो पैसा लगा रखा है बैंकों में। जितने भी सरकारी बैंक हैं क्यों सरकारी कहलाते हैं, उसका किसी में 70%, किसी में 80%, किसी 90%। अपने पंजाब सिंध बैंक हमारा 96% था सरकार का तो सरकार का शेयर था। सरकार शेयर खरीदे हुए टोटल, मतलब सरकार का मालिकाना हक है। तो ये सारी 12 बैंक अपने सरकारी बैंक क्यों कहते हैं? अगर सरकार का पैसा लगा हुआ है उसके अंदर, तो सरकार जो पैसा लगा करके काम करेगी तो उस पर मॉनिटरिंग भी रखेगी, और उसके अंदर जो पैसा कमाई होगी वो निश्चित रूप से सरकार को जाएगी। इसीलिए तो सरकार गारंटी देती है, या जो वीकर सेक्शन को करने के लिए कि भाई चलो थोड़ा बहुत हमारा कम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम पैसा समाज सुधार के अंदर या समाज को मदद करने के लिए तो काम आएगा हमारे पास में। जहाँ तक बैंकों की आज की तारीख में, जो ये बैंक कभी ये सब, ये बैंक डूब गया, ये बैंक डूब गया, इस तरह की बातें बहुत आई बीच बीच के अंदर। जैसे यस बैंक के साथ है, यस बैंक के साथ आई है, और कभी कभी महाराष्ट्र की कोई कोऑपरेटिव बैंक की भी आ जाती है, अभी इन दिनों में नहीं आई है ज़्यादा। उसके बारे में मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सिलिकॉन वैली बैंक जो बड़ा घोटाला हुआ, बड़ा घोटाला हुआ और बैंक वो डूब गया मान लो, तो उसके कारण से क्या हुआ कि उसका एक कारण था। कारण ये था, उस दिन मैंने ये एनालाइज किया सारा, और अखबारों में जितनी भी आई बात, वहाँ पर क्या है कि जो अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब जैसे आपने किसी ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देती, और रिपोर्ट है तो रिपोर्ट पड़ी है उसके ऊपर, और वो फिर समय निकल जाएगा तब तक वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। आरबीआई का यहाँ पर जितना बड़ा कंट्रोल है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे आपके सरकारी बैंक हो, छोटी मोटी गलती के ऊपर भी वो लाखों रुपए पेनल्टी करते हैं बैंक को, छोटी मोटी गलती के ऊपर भी। इसलिए क्या है कि यहाँ ये नहीं कर सकते आप, बैंकिंग के अंदर जो ही रिपोर्ट आएगी तुरंत आरबीआई की टीम आ जाती है कि आपकी ऑडिट हो गई, अब आरबीआई की टीम ऑडिट करेगी पूरी, जितने भी पॉइंट्स आए हैं वो भी और नहीं आए हैं वो भी, वो सब देखेगी। तो इसलिए आरबीआई की यहाँ पर जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, उनका कंट्रोल ज़बरदस्त है। मैंने ये देखा है पिछले 3-4 साल में जब बैंक के अंदर रहा, तो मैंने पूरा महसूस किया है कि उनका ज़बरदस्त कंट्रोल है। और आरबीआई से लोग, बैंक के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी थोड़ा सा घबराते हैं, कभी आरबीआई की टीम आई है या आरबीआई इस पे ये सवाल करेगा, सेंट्रल बैंक है। हाँ तो ये सवाल करेगा। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, वो यहाँ कंट्रोल बहुत अच्छा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का। जितना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का कंट्रोल यहाँ पर है उतना बाहर की देशों में या बैंकों में नहीं है। सभी देशों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ कुछ बड़े बड़े देशों की जहाँ तक बात आती है उसमें इतना कंट्रोल नहीं है। उसके कारण से वहाँ बैंकों की डूबने की संख्या ज़्यादा आती है। अपने आप ही धीरे धीरे आपने देखा वो बहुत कम हो गई। तो इसमें क्या करता है आरबीआई? जैसे सिलिकॉन वैली के बाद इन्होंने क्या क्या सबक, लेसन क्या लिया भारत के संदर्भ? नहीं, भारत के संदर्भ में वो तो आरबीआई को लेना है, बाकी बैंकों को तो लेने की बात ही नहीं है। तो और आरबीआई तो पहले से वो सब मॉनिटरिंग बहुत टाइट करके चलता है, इसलिए उसमें क्या करना है उनको। और कुछ सीखना होगा तो वो आरबीआई ने अपने लेवल पे किया होगा, उसकी जानकारी हमको नहीं होती है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ आरबीआई बहुत अच्छा काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की तारीख में पूरी मॉनिटरिंग रखती है बैंकों के ऊपर, और कंट्रोल पूरा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, बैंकों का और शेयर मार्केट का क्या रिलेशन है आपस में? वैसे तो कोई रिलेशन होता नहीं है, बाकी तो शेयर, बैंकों के भी शेयर है। हाँ। तो वो भी बिकते और खरीदते और बेचते हैं। और दूसरी बात ये है कि बैंकों का पैसा तो लगता ही है ना। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि बैंकों का भी शेयर मार्केट में शेयर पैसा मार्केट पैसा तो जाता ही है ना उसके अंदर। तो उसको बैंक कैसे कंट्रोल करता है कि नहीं, कहीं वो रिस्क तो- में तो नहीं जा रहा नहीं, पैसा? कहीं रिस्क में नहीं जाता बैंक।
बैंक उसके ऊपर रिस्क में नहीं जाता। आजकल तो गोल्ड लोन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है बैंक, उस पर भी बहुत पैसा एकदम से वो नहीं कर। बीच के अंदर बैंक का जो ये गोल्ड का और सिल्वर का जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, उसके अंदर भी पूरी मॉनिटरिंग रखी बैंकों ने, कभी कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, हमारे पास कितना सोना है, कितना पेमेंट किया हुआ है और लोन दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में, कहीं कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो करें। आरबीआई की भी स्पेशल गाइडलाइंस आई थी उस पीरियड में। तो इसलिए क्या है कि वो हमारे यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शेयर मार्केट में उस वक्त तो गड़बड़ हुई थी केतन देसाई के टाइम में और हर्षद मेहता के टाइम में, केतन देसाई गलत बोल गया सॉरी, तो हर्षद मेहता के टाइम में और जो हुई थी वो एक अलग तरह की थी। वो बैंक उसके अंदर फाइनेंस करता था, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तैयार भी नहीं थे। इतना तैयार भी नहीं थे, इनिशियल स्टेज थी, तो बैंक उसके ऊपर फाइनेंस कर देता था कि भाई 5,000 रुपये का शेयर है तो 2,000 रुपये या 2,500 रुपये भी दे दिया, और वो जब गिरने लगा तो 1,000 रुपये भी आगे। और बाद में जैसा रोटोमैक घोटाला भी हुआ था, रोटोमैक भी इससे मिलता जुलता मामला। तो वो फिर क्या है, 5,000 का शेयर 1,000 रुपये में आने में देर नहीं लगती, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी बैंकों को। तो बैंकों ने अब धीरे धीरे उसमें शेयर मार्केट में तो फाइनेंस करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। आप अपने सिस्टम से अलग से ले लो बोली, लेकिन वो शेयर के ऊपर देख करके वो नहीं करते। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में तो बैंक बहुत एक्टिव है। म्यूचुअल फंड एक अलग सब्जेक्ट है, वो उसके लिए अलग सब्जेक्ट है, वो अलग बातें हैं उनकी। वैसे आप क्या राय देना चाहेंगे आम लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में, या बैंकों की कौन सी चीज का? नहीं, बैंक तो बैंक के एफडी के अंदर तो इंटरेस्ट फिक्स है ही उनका, उसमें प्रैक्टिकल बहुत कम इंटरेस्ट है, जो भी है 7% 6%। सेफ है बस। हाँ, तो जो भी है वो तो फिक्स बैंक देता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, कभी अच्छा भी आता है प्रॉफिट, कभी नीचे आ जाता है, तो इसलिए वो कोई अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना स्टडी करके ले। ये एक बात, हमारी एक और ज़रूरी बात थी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। अक्सर ये नोटबंदी के समय भी सुना गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स ने कुछ अच्छे काम नहीं किए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर क्या नियंत्रण रहता है सरकार का, या बड़े बैंकों का भी इसमें? कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है, पर वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी वहाँ लोकल मैनेजमेंट और ये चुनाव का सिस्टम वहाँ रहता है बैंक का, तो इसलिए थोड़ा उससे नेशनलाइज बैंक से थोड़ा भिन्न है। नेशनलाइज बैंक तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट बैंक है, और उसके अंदर का प्राइवेट लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है उसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग बराबर है, रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग में कहीं अंतर नहीं है। वो जो आपने बताया था कि फ़ोन कॉल्स पे लोन, वो शायद कोऑपरेटिव बैंक्स में ज़्यादा हो। वो उस वक्त कोऑपरेटिव बैंक में तो नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में भी वो होंगे, लेकिन ये नेशनलाइज बैंक में भी। और ये जो क्रेडिट सहकारी बैंक आजकल, इनके बड़े घोटाले राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा आए, दूसरे गुजरात में भी आए, हरियाणा में भी अभी ताज़ा आया था नवजीवन और कई सारे। तो इनको लेकर क्या ओपिनियन है आपकी? नहीं, वही बात है ना, उस समय आरबीआई की मॉनिटरिंग थोड़ी सी लूज थी या कम थी, जितनी आज है उतनी नहीं थी। और दूसरा, अवेयरनेस भी कम थी। आज आरबीआई हर एक की मॉनिटरिंग रेटिंग निकाल करके रखता है, कभी ये बैंक की पोजीशन ये है, ये बैंक की पोजीशन है। दूसरा फिर के आज इंटरनेट का और जो ये सब चीज़ों का ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में एक स्क्रीन के ऊपर रेडीली अवेलेबल रहती है कि कितना डिपॉजिट पहले था, कितना अब है, कितना लोन दिया हुआ है, किस किस को दिया हुआ है, ये सब चीज़ें उसके ऊपर स्क्रीन पे आती है। उस वक्त नहीं आती थी ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आज की तारीख में आदमी जो लोन लेता है या किसी को डिपॉजिट देता है, वो भी पूरी तरह से अवेयर रहता है और पूरी तरह से ध्यान रखता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, किस बैंक में जा रहा है, और मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखती है। तो इसलिए आज की तारीख में आदमी भी बहुत अवेयर है, जो कस्टमर जिसको कह सकते हैं अपन, बैंक में जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, भोला नहीं है, और बैंकें भी पूरी तरह से चौकन्नी है। तो इन दोनों चीज़ों का जब मिलाकर के मिश्रण होता है तो उससे सिस्टम सारा ठीक चलता है। तो हम क्या माने कि आज जो आम कंज्यूमर है, जो आम ग्राहक है बैंक का, वो ज़्यादा सेफ है पहले के मुकाबले? बिल्कुल सेफ। क्योंकि एक बात अक्सर मन में आती, कोई भी घोटाला आदमी कहीं का भी सुनता है, पढ़ता है, उसको लगता है मेरा पैसा तो नहीं डूब रहा है। ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल भर में या 2 साल में तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी बैंक का कोई घोटाला या यूँ कहो मोदी जी के आने के बाद में एक और ये पीएनबी का बड़ा घोटाला आया, जो पीएनबी ये जो विजय माल्या वाला और नीरव माल्या वाला, ये एक नीरव मोदी वाला, ये एक बड़ा घोटाला आया। इसके अलावा कोई भी बड़ा कोई छोटा फ्रॉड आया हो, कोई और आया हो, ऐसा नहीं है। बाकी छोटी मोटी तो क्या है, हर कर्मचारी है, मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का लोन दिया, फिर पैसा आया नहीं आया, वो बैंक मॉनिटरिंग करता है। इसका इतनी बड़ी बैंकिंग सिस्टम में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेकिन मॉनिटरिंग आज की तारीख में पहले की बजाय बढ़ी है, और ग्राहक भी पहले की बजाय आज की तारीख में ज़्यादा चौकन्ना हुआ है, क्योंकि सारा सिस्टम अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए उसमें कोई सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो इसलिए उसके कारण से ग्राहक भी अवेयर है और बैंक भी अवेयर है। अच्छा शंकर जी, आप देश के बहुत बड़े नेशनलाइज्ड बैंक में आप डायरेक्टर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आपने भी कभी फेस किए कि कोई दबाव आया या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई जिसको आपने टैकल किया? नहीं, वो तो खैर दबाव वबाव तो सब आते रहते हैं, कोई अनेक प्रकार के दबाव आते हैं, पर वो मैंने तो एक सिस्टम बना रखा था कि भाई मैं तो बैंक वालों को बता देता हूँ, उनके समझ में आए तो करे, नहीं तो नहीं करे। मैं इस झगड़े में पड़ता ही नहीं था, क्योंकि न तो मेरा ये बिजनेस है और न मेरा कोई काम है, ये मेरा काम भी नहीं है। जो जिस सरकार ने जिस काम के लिए मुझे रखा है वो काम मेरा है भी नहीं कि किसी को मेरे लोन दिलाऊं या ट्रांसफ़र करूं, ये करना भी नहीं है। डूज एंड डॉज के अंदर क्लियर कट है कि भाई हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, इस तरह के काम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नहीं करेगा, तो हम करते भी नहीं थे। तो इसलिए इसमें कोई वो हमारे ऊपर कोई दबाव या कुछ और होने की बात ही नहीं है। ठीक है, जो कोई काम चाहे तो उसको अधिकारी है उससे कह दिया कि भाई देखना भाई इसका क्या मामला है, बस दैट्स ऑल। वो देखे तो करे, तो करे, नहीं करे नहीं करे। वो सिस्टम में आएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, सरकार में तो चलो ये सारे मेजर्स हैं, सब सारे चेक भी लगा रखे हैं, सब कुछ है। प्राइवेट बैंकों में कैसे काम होता है? नहीं, प्राइवेट बैंक उससे ज़्यादा चौकन्ने हैं, वो वैसे नहीं देते हैं लोन। नहीं, वो हो सकता है कि आम आदमी के मामले में तो चौकन्ने हो, लेकिन खुद के लिए वे कोई अनफेयर मीन्स अपना तो सकते हैं। वो तो ICICI बैंक में हुआ ही ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो तो इसलिए वो तो कुछ ना कुछ, देखो मैंने आपको एक ही बात शुरू में ही कही थी, पहली बार शुरुआत वहीं से करी थी, भी जहाँ गुड़ होगा वो मक्खियाँ आएंगी। तो ये सब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से हमने शुरू किया था कि हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक होते थे, फिर हमने सरकारी बैंक बना लिए, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया और अब हम फिर से उसी तरफ बढ़ गए। ऐसा मतलब वापस वो चक्र तो नहीं घूम गया कि फिर वहीं पहुँच रहे? नहीं, देखो साइकिल का पहिया तो जो तड़ी है वो घूमेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अलग अलग सिस्टम है। समय के हिसाब से बहुत सारे अपने आप परिवर्तन होंगे। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो पता नहीं कल क्या होगा, क्या नई चीज़ आ जाएगी, अपने को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बैंकों का भी सिस्टम बदलता जाएगा, बैंकिंग की कार्यप्रणाली भी बदलती जाएगी, और बैंकें आगे कैसे बढ़ेगी उस वक्त का मैनेजमेंट तय करेगा। आज के मैनेजमेंट में अपन ये कहेंगे साल भर बाद में MD जो रिटायर हो रहा है उसके ऊपर सारी चीज़ें ला दें, तो वो तो साल भर बाद में चला जाएगा, फिर क्या होगा। तो इसलिए वो नया जो भी आदमी उस वक्त होगा, वो जो नई सिचुएशन आएगी उसको टेकल करेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अपना देश के अंदर भी अनेकों प्रकार की समस्याएं आई है, उसको फेस करते हुए आगे बढ़े हैं। कोरोना का पीरियड आया, उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम सारा गड़बड़ा गया था, लोगों की इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही थी, बैंकिंग बहुत परेशानी में थी, लेकिन उस वक्त भी निकले ही ना उस सारे सिस्टम से। तो हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर है कि भाई ये कोई भी संकट आएगा, उस संकट से पार पा करके देश की जनता आगे बढ़ जाएगी। पर अपोजिशन एक बात बार बार देश में ये बात लाई जा रही है कि जो भारत की आर्थिक स्थिति है वो एक बबल है, कि ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सब कुछ बताया जा रहा है, ये बबल है, कभी फट जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ये तो देखो कहने की बातें हैं। अगर कोई भी बबल होता तो आपके सामने अभी आ जाता। अभी तक ऐसा नहीं है कि नहीं आता, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो आता, कोई और दूसरे में नहीं आया मान लो। तो इसलिए ये कुछ नहीं है, ये तो सब चलता रहेगा। और अगर उससे पहले की बातें करें तो और भी गड़बड़ था। तो इसलिए इस बारे में कोई ज़्यादा, ये वैसे विषय अलग है, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो चलता रहेगा। ये तो बातें हमने सबकी बैंकिंग की, आपका तो 4 दशक का पूरा करियर है। थोड़ी सी पर्सनल बात करें तो आपने कैसे शुरुआत की थी और आज जिस मुकाम पर आप हैं उस पूरे सफ़र को बहुत संक्षेप में अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने नहीं, मेरे शुरुआत करने की बात नहीं है। मैंने अनेकों लोगों से मिला हूँ। जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से आया, आप श्री गंगानगर हाँ, के रहने वाले हैं। ग्रामीण परिवेश से आया, फिर यहाँ जयपुर में आकर पढ़ाई करना, ये करना, ये मेरी अकेले की कहानी नहीं है। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, तो वो भी यही बताते हैं, मैं मतलब फलाने गांव से उठ करके यहाँ आया, फिर ये आया। तो कुल मिलाकर के उसमें से एक बात कॉमन आती है कि जो आदमी गांव में पड़ा रह जाएगा वो पड़ा रह जाएगा, और जो आदमी गांव से उठ करके हिम्मत करके बाहर आ जाएगा तो वो फिर निश्चित रूप से कुछ न कुछ आगे प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए एक ही बात मैं कह सकता हूँ, जो भी नए लोग हैं, कि भाई किसी तरह से हिम्मत करके अपना स्थान छोड़ करके थोड़ा कष्ट भुगत के बाहर आए। तो इसलिए जो लोग ग्रामीण परिवेश में या कहीं भी किसी भी स्थान पे पढ़ाई कर रहे हैं या बैठे हैं, उन लोगों का मेरा एक ही कहना है कि वो परिवेश से बाहर निकल करके आएँ और कुछ मेहनत करें, कुछ तकलीफ भुगतें, कष्ट भुगतें, उसके बाद भी। तो गांव के लोग तो शहर आ जाएंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन शहर के लोग कहाँ जाएंगे जिनका जन्म शहर में हो? नहीं, वो भी मेहनत करें, वो भी बड़े शहरों में जाएं,
आज मान लो जयपुर का लड़का कोई पढ़ने जाता है तो बॉम्बे जाता है, बेंगलोर जाता है, दूसरी जगह जाता ही है ना, तो इसलिए सब मतलब अपने दायरे को बड़ा रखें बड़ा रखा। और कहीं भी जाने के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। और शंकर जी, आपको बहुत धन्यवाद। हमने बहुत मन से सारी बातें की, बैंकिंग सिस्टम को भी समझा। आम लोग आमतौर पर बैंक को बैंक की शाखा तक ही समझते हैं, खासकर हमारे जैसे सामान्य लोग, लेकिन आज हमने उसकी कुछ इनसाइट्स ली। आप आए, लेट्स माइक की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी और विषय पर दोबारा फिर मिलेंगे। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक इंटरनेट रेडियो। यहाँ आप 24 घंटे नॉन स्टॉप न्यूज बुलेटिन्स, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट और सोशियो पॉलिटिकल मुद्दे पर गहन चर्चा बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। लेट्स माइक रेडियो एक अनोखी और अनूठी पहल है, जहाँ खबरें और विश्लेषण ऑडियो फॉर्मेट में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जहाँ खबरें अब सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि सुनी जाती हैं। अब आप देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण जानकारी कहीं भी कभी भी आसानी से सुन सकते हैं। लेट्स माइक लाइव रेडियो को सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप या विजिट करें www.letsmike.com। लेट्स माइक, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर दैन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।